हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और कोरोना से बच के होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है इज़राइल और पैलेस्टाइन का आपसी झगड़ा। आप जानते हैं कि हर न्यूज़ चैनल्स में, हर सोशल वेबसाइट्स में एक ही टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और वो है इज़राइल और गाज़ा के बीच का युद्ध। ये युद्ध ऐसा है दोस्तों कि ये शुरू से ही 1947 से पहले की अगर बात ले लीजिए, ये शुरू से ही चलता आ रहा है और इसका कोई सोल्यूशन आज तक निकला नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हुई, इवन हमारी इंडिया भी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हुई, लेकिन सारे नाकाम रहे। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए पहले चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा है दोस्तों कि आप जानते हैं कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से दोनों तरफ से इसकी मौतें जारी है। दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो बम्बार्डमेंट हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे वो रॉकेट लॉन्च हो, चाहे वो गोलियों की बौछार हो। हर तरह के अटैक दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पर करती रही है। इनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रही कि हमारे सिविलियंस मरेंगे या उनके सिविलियंस मरेंगे। ये लोग सिविलियंस मारने में एकदम उतारू रहते थे शुरू से ही। कारण क्या था इसके पीछे? आप जानते हैं जूइश कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में पहले आती थी। जूइश के साथ जीनोसाइड भी हुआ, हिटलर ने जीनोसाइड किया। उस वक्त तक जूइश की अपनी कंट्री नहीं होती थी। जेरूसलेम उस टाइम भी एग्जिस्टेंस में था, जेरूसलेम टेंपल जिस पे जूइश को बहुत आस्था थी वो था, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जूइश को तब नहीं मिली थी। पैलेस्टाइन ने अपना दरिया दिल दिखाते हुए जूइश को थोड़ी सी ज़मीन दी। यहाँ पे मैं किसी को फेवर नहीं करूँगा, किसी के अगेंस्ट बात नहीं करूँगा, जो फैक्ट है वो सामने रखूँगा। थोड़ी सी ज़मीन जेरूसलेम के आसपास इज़राइल को दी और वहाँ पे इज़राइल आके बसे। उस टाइम पे पैलेस्टाइन अरब कम्युनिटी से भरी हुई थी, जैसे आज भी भरी हुई है। उस टाइम भी अरब कम्युनिटी से भरी थी और इज़राइल जो था वो एकदम इज़राइल तो एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन जो जूइश कम्युनिटी है, जो यहूदी की कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी में वहाँ पे आती थी। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो वहाँ पे ठहरी, वो वहाँ पे उतरी, जूइश ने सेटलमेंट करना स्टार्ट किया। पैलेस्टाइन ने रहने की उनको इजाज़त दी, जूइश ने सेटलमेंट करना स्टार्ट किया। उसके बाद जूइश ने क्या किया, जूइश ने कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया ज़मीनों पे। उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, फिर ज़मीनों पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया और वो सारी ज़मीनें उस टाइम पैलेस्टाइन की होती थी। इस चक्कर में जब पैलेस्टाइन की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया जूइश ने, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जूइश कम्युनिटी फैलने लग गई, ज्यूज़ फैलने लग गए और पैलेस्टाइन को दिक्कत होने लग गई। क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन से पूछ के कुछ नहीं किया जा रहा था, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा था, जिससे पैलेस्टाइन को प्रॉब्लम हो गई कि ये ऐसे ही कर करके कहीं पूरा पैलेस्टाइन ही कब्ज़ा ना कर ले। अब क्या हुआ कि जब दोनों के झगड़े अब बढ़ने लग गए, कन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया और यहाँ तक उतर आए कि ये मरने मारने पर एक दूसरे को उतर आए। इस सिचुएशन को देखते हुए यूनाइटेड नेशन को बीच में आना पड़ा। यूनाइटेड नेशन ने आके दोनों की सुलह कराने की कोशिश की, नेगोशिएशन। यूनाइटेड नेशन चाहता था किसी भी तरीके से पीस एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाए और उसके बाद फिर ये कभी एक दूसरे पे हमला ना करें या एक दूसरे की टेरिटरी पे अटैक ना करें। उस टाइम पे टेरिटरी भी डिसाइडेड नहीं था, तो यूएनओ का प्लान था कि पीस एग्रीमेंट करवा के टेरिटरी डिसाइड करके दोनों को अपने अपनी जगह पे बिठाएं और पार्टीशन कर ले। लेकिन यूएनओ नाकाम रही। इज़राइल ने तब तक 5,700 स्क्वायर माइल की जगह अपने कब्ज़े में कर ली थी। तो यूएनओ ने जब ये देखा, और पैलेस्टाइन जो था वो इज़राइल पे लड़ने को उतारू हो चुका था। अभी तक बहुत बड़ी जंग नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक उतारू हो चुका था। जब यूएनओ ने ये माहौल देखा तो यूएनओ डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए लड़ाई में। तो यूएनओ ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में जो जो कंट्रीज़ रखे उन्होंने, वो कंट्रीज़ थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, ग्वाटेमाला, इंडिया, भारत, ईरान, नीदरलैंड, पेरू, स्वीडन, उरुग्वे और यूगोस्लाविया। ये सारी कंट्रीज़ थी जिनसे पूरी एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का काम ये था कि नेगोशिएट करवाना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जूइश कम्युनिटी के बीच में और पैलेस्टाइन के बीच में।
इनके बीच में सुलह करवा के, नेगोशिएट करवा के इनको पार्टीशन करवाना। उसके बाद जब ये इन सभी कंट्रीज़ का मिलकर कमेटी बना, ये लोग एक जगह बैठी और इन्होंने डिसाइड किया और प्रपोज़ल इन्होंने निकाला। प्रपोज़ल ये निकाला कि पैलेस्टाइन क्या करेगा, पैलेस्टाइन सितंबर 1, 1947 से अरब स्टेट बनाएगा, एक जूइश कम्युनिटी का अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएगा, और जो जेरूसलेम और बैथलेहम है, ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट शहर हैं ज्यूज़ के आस्था के लिए, क्योंकि ये दोनों जो है ज्यूज़ के धार्मिक जगहों से मिलता है। तो ये जेरूसलेम और बैथलेहम, इस पे फुल कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल यूनाइटेड नेशन खुद रखेगा। अब हुआ ये कि ये जो डिसीजन था, ये जो प्रपोज़ल था, ये दोनों कंट्रीज़ के सामने रखा गया बाय द कमिटी, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ को पसंद नहीं आया। पसंद इसलिए नहीं आया, ज्यूज़ क्लेम कर रहे थे कि वो सारी जगह हमारी है, हम लोग एंसेस्ट्रल टाइम से वहाँ पे बसे हुए थे, किसी कारणवश हम अलग हो गए, लेकिन वो जगह फिर भी हमारी है, क्योंकि एंसेस्ट्रल टाइम से हमारे धर्म की अगर बात करें तो धार्मिक स्थल भी वहीं पे है। तो ज्यूज़ ने क्लेम किया कि वो जगह हमारी है, हमें कोई ना बताए कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। पैलेस्टाइन भी अपनी ईगो पे आ गया। पैलेस्टाइन ने कहा कि हम वहाँ पहले से रहते थे, हमने ज्यूज़ को खाली जगह दी थी कि एज ए माइनॉरिटी रहे वहाँ पे, लेकिन ज्यूज़ ने खुद कब्ज़ा किया है वहाँ पे, और वो ज्यूज़ का बनता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे पहले से रह रहे हैं। ये दोनों कंट्रीज़ अपना अपना ईगो लेके बैठ गई और उस प्रपोज़ल से सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब नवंबर 29, 1947 को जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जो डिसीजन कमेटी ने किया था उसको जल्द से जल्द अब इम्प्लीमेंट किया जाए। वोट लिए गए, 33 स्टेट्स ने इस प्रपोज़ल को फेवर किया और 13 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये प्रपोज़ल बिल्कुल गलत है और इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो वो गलत हो जाएगा। इस प्लान से ज्यूज़ को और पैलेस्टाइन को काफ़ी फ़र्क पड़ा। ज्यूज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ज्यूज़ मान गया एंड में कि ठीक है हम रह लेंगे, एडजस्ट करने को तैयार होंगे, लेकिन पैलेस्टाइन नहीं माना। इस चीज़ को जो पैलेस्टाइन में रहने वाली अरब कम्युनिटी थी, उनका दिमाग जो है वो हिल गया और उन्होंने अटैक्स करना स्टार्ट किए। जो उनके एरिया में ज्यूज़ कम्युनिटी रहती थी एज ए माइनॉरिटी, वहाँ पे उन्होंने बॉम्बार्डमेंट करना स्टार्ट किया। वहाँ पे उन्होंने स्नाइपर्स रखे। स्नाइपर्स क्या करते थे, ज्यूज़ को आप जानते ही हैं, स्नाइपर्स जो हैं वो दूर बैठ के एकदम साइलेंट किलिंग करते हैं, वो ज्यूज़ को मारते थे। यहाँ तक कि सिर्फ ज्यूज़ नहीं, वहाँ पे स्वीडन और पोलैंड के लोग भी रहते थे, उनको भी उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया, ये बोल के कि इन लोगों ने भी, इनकी कंट्रीज़ ने भी उस प्रपोज़ल के फेवर में वोट किया था। तो इसलिए इस नफ़रत से स्वीडन और पोलैंड पे भी अटैक होना, वहाँ की जो कुछ पॉपुलेशन रहती थी वहाँ पे, उन पे भी अटैक होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें कई लोग मारे गए, बहुत कत्लेआम हुआ। पैलेस्टीनियंस ने बहुत कत्लेआम किए, चाहे ज्यूज़ हो, चाहे वो स्वीडन के वहाँ रहने वाले लोग हो, चाहे वो पोलैंड के रहने वाले लोग हो। इसके काउंटर में जेरूसलेम में जो ज्यूइश कम्युनिटी थी, वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन की अरब कम्युनिटी एज ए माइनॉरिटी रहती थी जेरूसलेम के आसपास, ज्यूइश ने वहाँ पे उनका कत्लेआम करना स्टार्ट किया ताकि पैलेस्टाइन डर जाए। अब इसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, दोनों के बीच में आग लग गई और जंग स्टार्ट हो गया। इसके बीच में बता दूं, जॉर्डन की फोर्सेस की नज़र भी जेरूसलेम पे थी, उसकी अलग कहानी है। इज़राइल और पैलेस्टाइन की आपस में लड़ाई हो गई, 6 डे वार हुआ। उस 6 डे वार में किस तरह की तबाही हुई आप ये देखिए। The order is given to take the holy city now, today, at any cost. It is to be this year in Jerusalem.
Surrounded by the ancient walls of the old city, Arab resistance is fierce. They are determined to hold off any Israeli assault. Israeli forces prevail and convoys of troops enter the city. They come streaming through the narrow pathways of the historic city. The soldiers' hearts beat ever more excitedly as they realize it will only be moments before they will once again be allowed to worship at the holiest of all Jewish sites, the Western Wall. A lead group of paratroopers is within a short distance of the wall. They radio back to an almost disbelieving commander. They are at the wall. They are actually इसके बाद इज़राइल जीत गया। इज़राइल ने और भी जगहों पे कब्ज़ा कर लिया। यूएनओ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इज़राइल ने कहा कि जो करना है कर लो, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। हमने जहाँ जहाँ पे कब्ज़ा किया है वहाँ से हमें हटा कर दिखा दो। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा कि अगर हम बात बढ़ाएंगे तो हो सकता है कंट्रीज़ ईगो पे ले ले और इज़राइल ही नहीं, इज़राइल और पैलेस्टाइन ही नहीं, बाकी कंट्रीज़ भी इस जंग में शामिल हो जाए। तो उन्होंने मसला सुलझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन क्या हुआ, जब इज़राइल जीत गया तो पैलेस्टाइन को लगा कि हम अब नहीं जीत सकते। पैलेस्टाइन ने यूएनओ से रिक्वेस्ट की कि हमारी कंट्री, आपने जो प्रपोज़ल दिया था अब हम उसको मानते हैं। हमारी कंट्री का आपने जितना टेरिटरी फिक्स किया था और पार्टीशन में जितनी ज़मीन हमें दी थी 4300। अब आप देखिए हाल क्या हुआ कि ज्यूज़ ने सबसे ज़्यादा ज़मीन ऑक्यूपाई कर ली और पैलेस्टाइन की ज़मीन उससे कम थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उतना 4300 स्क्वायर माइल्स पे रह लेंगे और वहाँ पे जो ज्यूइश कम्युनिटी माइनॉरिटी पे रहती है उसको भी रख लेंगे। और उन्होंने यूएनओ से रिक्वेस्ट की और यूएनओ ने फिर आगे उसको पैलेस्टाइन एज ए कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया। अब ये था पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप जानते हैं कि आग कहाँ से लगी? आग वहीं से लगी जब वो प्रपोज़ल आया। दोनों कंट्री सेटिस्फाइड नहीं थी। पैलेस्टाइन ने अपना गुस्सा, रोष प्रकट किया अटैक करके। उसके बाद जंग स्टार्ट हो गई, 6 डे वार हुआ और इज़राइल ने, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इज़राइल कैसे घुसा और सब कंट्रीज़ को ख़त्म किया। अब इसके दौरान आप जानते हैं कि आज तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है हमास, जो पैलेस्टाइन की तरफ से लड़ता है इज़राइल के ख़िलाफ़ और इज़राइल पे के सिविलियंस पे और इज़राइल की टेरिटरी में घुसने की भी कोशिश करता है, सिविलियंस पे भी अटैक करता है। अब बात करेंगे मेन जड़ की, जहाँ से ये लड़ाई उठी, जहाँ से पैलेस्टाइन, इज़राइल और जॉर्डन ये आपस में लड़ पड़े। अब ये इस लड़ाई में इज़राइल ही जीता, लेकिन लड़ाई आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज से 100 साल पहले जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर रहा था, अब आप देखिए हर फसाद की जड़ ये ब्रिटेन ही होता है। ब्रिटेन जब पूरे विश्व में कब्ज़ा कर रहा था तो ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन का कुछ हिस्सा अपने कब्ज़े में करके रखा था। जब ब्रिटेन की लड़ाई ऑटोमन एम्पायर, टर्की के ऑटोमन एम्पायर से हुई और ब्रिटेन जीता उसमें, तो ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन का कुछ हिस्सा अपने कब्ज़े पे कर लिया। उसके बाद जो ज़मीन थी, ब्रिटेन ने वहाँ पे ज्यूज़ और पैलेस्टीनियंस को रहने की वहाँ पे इजाज़त दी। पैलेस्टीनियन मतलब जो अरब जो कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी नहीं, अरब कम्युनिटी जो थी और जो ज्यूज़ थे उनको रहने की वहाँ पे इजाज़त दी। उसमें ज्यूज़ जो थे वो माइनॉरिटी की तरह रहते थे, माइनॉरिटी के तौर पे रहते थे, और जो अरब कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी के तौर पे रहती थी। अब ये टेंशन बड़ी ही थी जब कन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया ज्यूज़ और अरब कम्युनिटी के बीच में। तब ब्रिटेन को एक काम सौंपा गया कि इनके बीच में नेगोशिएशन करवाई जाए, कोई एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट करवाया जाए ताकि ये आपस में लड़े नहीं। ब्रिटेन को ये टास्क दिया था
कि ज्यूइश को पैलेस्टाइन के कुछ हिस्सों में बसाया जाए। जब ये टास्क हुआ तो विरोध स्टार्ट हुआ, पैलेस्टाइन का विरोध स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन को करना कुछ नहीं था, ब्रिटेन ने सिर्फ हेल्प करनी थी ज्यूज़ की कि पैलेस्टाइन का कुछ हिस्से में उनको बिठा दिया जाए। अब पैलेस्टाइन ने एतराज़ जताया क्योंकि पैलेस्टाइन की इजाज़त के बगैर हो रहा था। पैलेस्टाइन को ईगो में आया कि हमारी ज़मीन है, हमसे नहीं पूछा जा रहा और ख़ुद ये लोग बसा रहे हैं। तो पैलेस्टाइन की तरफ से विरोध स्टार्ट हो गया। ये बात है, इनके बीच में अब लड़ाई विरोध स्टार्ट हो गया, टेंशन स्टार्ट हो गई, उस एरिया में टेंशन स्टार्ट हो गई। अब ब्रिटिशर्स का वहाँ ये बनता था कि वहाँ पे सप्रेस किया जाए। ब्रिटिशर्स तो इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट्स थे कि जिस कंट्री में भी विरोध होता था तो वहाँ पे वो सप्रेस करने में बड़े माहिर थे, जब तक कि उनका अपना इंटरेस्ट नहीं होता था। यहाँ भी उनका बनता था कि ब्रिटिशर्स आके उसको सप्रेस करे ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, सिविलियंस ना मरे। लेकिन आप जानते हैं ब्रिटिशर्स कभी कोई ढंग की चीज़ कर नहीं सकते। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स वहाँ वो जंग का मैदान ही छोड़ के भाग गए। उन्होंने बोला भाई हमारे बस की बात नहीं है, तुम करो जो करना है। फिर इसके बाद जब इज़राइल को लगा कि अब ब्रिटिशर्स भी चले गए हैं जिसको टास्क दिया था, तो इज़राइल और पैलेस्टाइन के में जंग हो गई और इज़राइल ने फिर बहुत से हिस्सों को अपने कब्ज़े में लिया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये तो हुआ, लेकिन इसमें जॉर्डन कंट्री भी एंटर कर गई और जॉर्डन ने भी जेरूसलेम का कुछ हिस्सा अपने कब्ज़े में किया। वेस्ट बैंक का सारा हिस्सा जॉर्डन ने अपने कब्ज़े में किया और इजिप्ट जो था वो भी इस लड़ाई में था और इजिप्ट ने गाज़ा पे कब्ज़ा किया। फिर जेरूसलेम पे दो फोर्सेस थी, एक इजरायली फोर्सेस थी और एक जॉर्डन फोर्सेस थी जो वहाँ पे आके बैठी हुई थी। अब इनका आमना सामना होना था। इजरायली फोर्सेस जो थी वो जेरूसलेम के वेस्ट हिस्से पे बैठी थी और जॉर्डन की जो फोर्सेस थी वो जेरूसलेम के ईस्ट हिस्से पे बैठी थी। अब दोनों के बीच में जंग स्टार्ट हो गई। बाद में इजराइल ने जॉर्डन की फोर्सेस को भी वहाँ से भगाया और पूरी तरह से अपना कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे पैलेस्टीनियंस थे जो बाद में क्लेम करने लग गए कि जेरूसलेम का ये हिस्सा हमारा है, ये इजराइल ज़बरदस्ती आके बैठा है। लेकिन अब जब इजराइल के मतलब ज्यूज़ की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो ज्यूज़ की खुद की पॉपुलेशन अब वहाँ पे 6 लाख है। मतलब कि अब उनकी सेटलमेंट अच्छे से हो गई है जेरूसलेम में। ज्यूज़ जो है वो अब ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं और पैलेस्टीनियन की संख्या अब कम हो रही है। अब पैलेस्टीनियंस वहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं बोलता, कोई अब अपनी आवाज़ नहीं उठाता। ये दोस्तों सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो आपको मैंने समझाया। आपको समझ आ गया होगा कि 6 डे वार हुआ था, क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था कि ज़मीन को लेके हुआ था और यूएनओ का इसमें क्या रोल था, ब्रिटेन का इसमें क्या रोल था और जो इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई थी उनका इसमें क्या रोल था, किस वजह से दोनों कंट्री सेटिस्फाइड नहीं थी। पैलेस्टीनियन ने अटैक करना स्टार्ट किया, इजराइल ने पैलेस्टीनियन पर अटैक करना स्टार्ट किया, दोनों के बीच में जंग हो गई और उसके बाद फिर पैलेस्टाइन को कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज़ तो किया गया, लेकिन इजराइल पूरी तरह से वहाँ इस्टेब्लिश हो चुका था। इजराइल ने सभी को वहाँ से भगा दिया था। ये थी सारी घटना। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का मसला शांत हो गया था। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोशिश करता रहता था इजराइल पे हमला करने के लिए। बदले में इजराइल उनके सिविलियंस को या उनके फ़ौज को मारती रहती थी, अपना डिफेंस करती थी। ये दोनों आपस में ऐसे इस तरीके से लगे रहते थे और अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन अब जो मसला हुआ है 2021 में, वो बहुत बड़ा एक मसला हो चुका है। अब आप जानते हैं जब धर्म पे बात आ जाती है, किसी के भी धर्म पे अगर बात आ जाती है तो एक वो लड़ाई को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। मैं बताता हूँ हुआ क्या था एक्चुअल में। 13 अप्रैल की बात है दोस्तों कि रमज़ान का जो मुस्लिम्स का जो त्यौहार होता है रमज़ान, उसका पहला महीना था। जो प्रेसिडेंट थे इजराइल के, प्रेसिडेंट हैं सॉरी, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, वो वेस्टर्न वॉल की तरफ स्पीच दे रहे थे। वेस्टर्न वॉल के नीचे एक मस्जिद था, एक मॉस्क था, वहाँ पे रमज़ान का त्यौहार मनाया जा रहा था। जो पुलिस फोर्स थी उनको लगा कि अगर ये लोग अपना जश्न ज़ोर शोर से मनाएंगे तो प्रेसिडेंट के स्पीच में खलल हो सकती है, जैसे कि ज्यूज़ अपना नैरेटिव बताते हैं। ये कहते हैं कि हम वहाँ पे गए, हमने रिक्वेस्ट की, वो लोग नहीं माने तो हमें वहाँ से उनको उठाना पड़ा। लेकिन पैलेस्टीनियन जो वहाँ रहते हैं वो कहते हैं कि ज्यूज़ ने हमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, उल्टा हमें आके मारा, वहाँ से भगाया और एक शख्स वहाँ पे दुआ कर रहा था, उसको भी मारा और उसको भी वहाँ से भगा दिया। इस वजह से लड़ाई स्टार्ट हो गई।
रिलीजन पे बात आ गई, और उधर पैलेस्टाइन में जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको मौका मिल गया अपनी कमर कसने का, अपने मसल टाइट करने का। और उसने क्या किया, उसने रॉकेट लॉन्च किए, 2000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स फेंकी इसराइल पे। सीन है। अगर ऐसा इंडिया में कभी हमला हो जाए तो हम लोग क्या कर सकेंगे हमें भी नहीं पता। लेकिन इज़राइल इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ पे उन सभी मिसाइल्स को हवा में ही डिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम की टेक्नोलॉजी। अगर जितने भी मिसाइल उस आयरन डोम की रेंज में आएंगे तो वो सारे डिफ्यूज़ उसी टाइम हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि 2000 से ज़्यादा मिसाइल्स फेंकने के बाद आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया कि कितनी मिसाइल्स वहाँ पे आ रही हैं। अब आप देखिए किस तरह का हमला हमास ने इज़राइल पे किया। इसके काउंटर में इज़राइल ने क्या किया, एयर स्ट्राइक की और सिविलियंस के अड्डों पे को उड़ाना स्टार्ट किया। अल जज़ीरा का वहाँ पे बिल्डिंग था, उसको भी उन लोगों ने एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया। ये देखिए ये देखा आपने किस तरीके से इज़राइल ने अपना बदला लिया, और अब इज़राइल कह रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा,
नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट हैं इसराइल के, उन्होंने कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगा के भी दिखाया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसराइल को सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया का इस पर स्टैंड क्या है और क्यों इंडिया डायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरा ओपिनियन पूछे कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, इसराइल को या पैलेस्टाइन को, तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। इसका कारण ये है क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों कंट्रीज़ ही आपस में एक ईगो लेके बैठ गई है, क्योंकि ये मुस्लिम्स ज्यूज़ को पसंद नहीं करते, ज्यूज़ मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते ड्यू टू सम रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इन रिलीजियस आइडियोलॉजीज़। इस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सब जानते हैं ज्यूज़ और मुस्लिम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। इस वजह से मैं दोनों को ही सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये हमले करती हैं और ये अटैक्स कर रही हैं, और ये ज़मीन का मसले से लेकर अब धर्म का मसला बन चुका है। और ये जो अटैक है 2021 का, ये बहुत ही ख़तरनाक होता जा रहा है। अगर कंट्रीज़ ने बिल्कुल भी इस पर एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है ये वर्ल्ड वार की तरफ भी चला जाए। वो कैसे जाएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा अपना ओपिनियन था। आपका ओपिनियन क्या है? आप अपना ओपिनियन अपने मुझे कमेंट में बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं और उसका रीज़न क्या है। क्योंकि जितना आप लोग अपना नॉलेज शेयर करेंगे उतना हमें भी पता चलता जाएगा और फैक्ट्स खुलेंगे। तो इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं या पैलेस्टाइन को करते हैं या दोनों को करते हैं, दोनों को ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये सारा था इसराइल और पैलेस्टाइन को लेके एनालिसिस। मैं एडवोकेट MG आर्थर जॉन फिर मिलूँगा आपसे। धन्यवाद।